Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mahmood Siddiqui. I am a consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है एज़मा, जिसे दमा भी कहते हैं और अस्थमा भी कहते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट आर द काजेज ऑफ एज़मा, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ एज़मा, इट्स प्रिवेंशन, इट्स मेडिकल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि मेरी जितनी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एज़मा। एज़मा इज़ ए कंडीशन इन विच यूर एयरवेज नैरो एंड स्वेल एंड मे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सांस की नाली है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, इसके साथ एक राइट और लेफ़्ट दो ट्यूब्स लगी होती हैं जिसे हम राइट ब्रोंकस और लेफ़्ट ब्रोंकस कहते हैं। और इसके ये फर्दर फिर जो है जो एयर ट्यूब्स हैं या एयर वेज हैं ये फर्दर जो डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है जिसे जो है ब्रोंकाई भी कहते हैं और ब्रोंक्यूल्स में आगे ये डिवाइड हो जाती है और एंड पे ये जो है एल्वुलाई को ज्वाइन करती है। एल्वुलाई बेसिकली जो है वो एक एयर बैग होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यानी कि जो खून में जो ऑक्सीजन है वो खून में फ्रेश ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और जो खून में ऑलरेडी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस जो है इन एक्सहेल करते हैं तो जिस्म से खारिज हो जाती है। यानी कि दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक इनहेल और एक एक्सहेल। इनहेल जब हम करते हैं यानी कि सांस जब लेते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन जो है हमारी खून में शामिल हो जाती है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस जिस्म से खारिज हो जाती है जिसे हम एक्सहेल कहते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है। तो ये एल्वुलाई में ही ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो है प्रोसेस वहाँ पे होता है। तो इस जो ये कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि आपकी जो एयरवेज हैं ये इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, ये स्वेल कर जाती हैं, जिस वजह से फिर क्या होता है कि ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब आपके लंग्स ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं तो वही फिर जो एयरवेज है उसमें वो डिपॉजिट हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ म्यूकस। वो फिर क्या होता है कि जो उसका पैसेज है वो नैरो हो जाता है जिस वजह से फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है इसको हम दमा कहते हैं। अभी हम कुछ बात कर लेते हैं इसकी कैटेगरी पे, इसकी काइंड पे कि जो एज़मा है इसकी कितनी कैटेगरी होती है। नॉर्मली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो इसकी पहली जो इसकी टाइप है या इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो इसकी है एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मा। जो एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मा है इसमें क्या होता है बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद की जो उसमें सिम्टम डेवलप होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो जब आप ड्राई और कोल्ड एयर में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त एक्सरसाइज करने के बाद की जो आपकी में सिम्टम जो है वो ज़्यादा वर्सन हो जाती हैं, यानी कि ज़्यादा उसमें सिवियरिटी आ जाती है और आपको सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी आती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको हम जो है एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मा कहते हैं। नंबर 2 पे जो या सेकंड कैटेगरी या टाइप 2 पे जो आ जाता है वो आ जाता है ऑक्यूपेशनल इंड्यूस एज़मा। ऑक्यूपेशनल इंड्यूस एज़मा का मतलब ये है कि आपका जो वर्क प्लेस है जिधर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो इरिटेंट्स हैं जैसे उसमें लाइक केमिकल्स हैं, फ्यूम्स है, गैसेस हैं, जो उस एरिया में लोग जो काम करते हैं उनके साथ एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस तरह की जो कंडीशन में जब आपको अस्थमा जो आपको होना शुरू हो जाता है या वो एक रीज़न बनते हैं वो ट्रिगर करते हैं, तो बेसिकली ये जो टाइप होती है इसको हम ऑक्यूपेशनल इंड्यूस जो है एज़मा कहते हैं। नंबर 3 पे जो आ जाता है या थर्ड कैटेगरी पे जो आ जाता है वो आ जाता है एलर्जी इंड्यूस एज़मा। इसमें क्या होता है कि जो जितने हवा में जो पोलन्स होते हैं और या इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं या इसके अलावा मोल्ड स्पोर इसमें आ जाते हैं या इसके अलावा जो पेट डेंडर हैं यानी कि जो कुछ ऐसे इस किस्म के एनिमल्स होते हैं जिसकी जो स्किन है वो डेड होकर शेड आउट हो जाती है, हवा में मुल्लक हो जाते हैं उसके जो पोलन हैं या उसके जो ज़रात हैं। तो जब वो इनहेल करते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि आपको अस्थमा की कंडीशन शुरू हो जाती है, आपको स्नीजिंग आना शुरू हो जाती है, साथ फ्लू शुरू हो जाता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी आती है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है इसको हम एलर्जी इंड्यूस एज़मा कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द एज़मा। एज़मा की जो मैं आपको जो इसकी लीडिंग सिम्टम है, जो इसकी प्रोमिनेंट सिम्टम है वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ मेंशन में कर देता हूँ। जो इसकी सबसे पहली जो इसकी सिम्टम है वो दमे की वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपको सांस जो है वो आपको शॉर्ट इंटरवल के साथ आएगा और तेज़ तेज़ आएगा। ये इसकी पहली सिम्टम है। जो इसकी दूसरी सिम्टम है वो इसकी चेस्ट पेन है
और अक्सर आपको चेस्ट में कंजेशन का एहसास होगा और आपको चेस्ट का पेन का एहसास रहेगा और आपका म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। समटाइम वो जो म्यूकस है वो एक्सपेल आउट नहीं होता, तो वो उससे भी कंजेशन, चेस्ट कंजेशन जो है ना बढ़ जाती है। तो ये भी इसकी एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसके अलावा जब आप अपस्टेयर जाते हैं या आप थोड़ी सी वॉक करते हैं तो आपका जो सांस फ़ौरन फूल जाता है और आपको ब्रीदिंग ट्रबल का प्रॉब्लम आ जाता है। ये भी इसकी एक एज़मा की एक सिम्टम है। इसके अलावा स्लीपिंग ट्रबल, यानी कि जब आप जो दमे का पेशेंट होता है वो रात को जब सोता है तो अक्सर उसको जो है उसको सफोकेशन का एहसास होता है, तो जिस वजह से वो एकदम उठ जाता है और उठ के बैठ जाता है और सफोकेटिव कंडीशन उसकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक इसकी कंडीशन है। इसके अलावा जो वीजिंग साउंड है, वो कफ़िंग का प्रॉब्लम आएगा, सर वीजिंग साउंड होगी। मोस्टली ये बच्चों में भी ये देखने में आती है, जिन बच्चों में ये अस्थमा का प्रॉब्लम आता है, एज़मा का, तो उनमें ये चीज़ें भी देखने में आती हैं कि वीजिंग साउंड आती है, साथ जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा कफ़ होती है और कफ़िंग की वजह से वो बच्चा सोया हुआ तो उठ के बैठ जाता है। तो बेसिकली ये जो प्रोमिनेंट सिम्टम है ये सारी दमा को जो है वो इंडिकेट करती हैं और ये शो करती हैं कि आपको के लंग्स में कोई ना कोई परफॉर्मेंस है और जो वाइटल एक इसका जो परफॉर्मेंस होती है वो इसकी इफ़ेक्ट है और आपको जो है वो दमे का प्रॉब्लम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी काजेज़ ऑफ द एज़मा। एज़मा की जो लीडिंग इसमें जो काजेज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज़ नो एग्जैक्ट काज ऑफ एज़मा, बट इट्स प्रॉब्ली ड्यू टू ए कम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल और इनहेरिटेड और जेनेटिक फैक्टर। ये कम्बिनेशन सा बन जाता है जिसमें क्या होता है कि जो ये इसमें जो एक तो जेनेटिक काज है कि आपके अगर फोर फादर को या आपके पेरेंट्स को ये अगर ऑलरेडी जो है एज़मा का प्रॉब्लम है या आपके ब्लड रिलेशन में ये ऑलरेडी ये चीज़ चलती आ रही है कि ख़ानदानी एक इशू है, तो वो जेनेटिक के काज आ जाती है। तो वो चांसेस होते हैं कि अगर आपके बुज़ुर्गों में था, आपके पेरेंट्स में, फोर फादर में, और आपको भी जो है एज़मा का प्रॉब्लम आएगा। एक तो ये जेनेटिक काज इसकी होगी। कुछ फिर एनवायरमेंटल, जैसे कि मैंने बताया कुछ ऐसी जगहों पे लोग काम करते हैं जो वर्क एरिया जो ऐसा होता है उसमें इरिटेंट्स होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, उसमें गैसेस होती हैं और उसमें मोल्ड स्पोर्स वगैरह होते हैं, या बहुत ज़्यादा जो ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड और जो है वो ड्राई एयर का जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो इस तरह की जो कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ जेनेटिक काजेज़ होती हैं, वो मिल के जो एक सबब बनती हैं एज़मा का। इसके अलावा कुछ इसमें ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें जिस तरह किसी को लंग्स का कैंसर रहा हो या ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है या ब्रोंकोस्पेज़म का प्रॉब्लम है या इसके अलावा ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये भी एक रीज़न बनती है जो एज़मा को डेवलप करने में और उसको ट्रिगर करने में। तो बेसिकली ये इसकी काजें हैं। इसके अलावा कुछ जनरल भी चीज़ें देखने में आई हैं, जैसे कि आपके जो नेज़ोफेरिंक्स है, यानी कि आपके नाक से गले तक का जो एरिया पैसेज है, इसमें क्या होता है कि एडिनाइड्स होते हैं। एडिनाइड्स छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जब उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है तो, या जिस तरह आपको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है या राइनाइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है, उस वजह से जो सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो अक्सर ये अज्यूम किया जाता है कि या मिसकंसेप्शन हो जाता है कि इसको एज़मा का प्रॉब्लम है, यानी कि दमा का प्रॉब्लम है। तो बेसिकली वो रीज़न कुछ और होती है, वो आपके लंग्स क्लियर होते हैं लेकिन आपके नेज़ोफेरिंक्स का जो एरिया उसमें एडिनाइड की एनलार्जमेंट हुई होती है। तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टिगेशन या अच्छा एक डॉक्टर है जो वो ये चीज़ को जज कर सकता है या इन्वेस्टिगेट कर सकता है या एनालिसिस कर सकता है या डायग्नोज कर सकता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपका सांस अगर फूल रहा है या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो इसका मतलब है कि आपको के लंग्स में ही कोई प्रॉब्लम है और आपको दमे का इशू है। तो आपके जो एडिनाइन एनलार्जमेंट की वजह से भी आपको, या साइनोसाइटिस या राइनाइटिस की वजह से भी आपको, या डीएनएस की वजह से भी आपको जो है सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली ये जो मेजर इसकी जो काजेज़ हैं जिस वजह से जो है दमे का जो प्रॉब्लम होता है। अभी हम एज़मा के थोड़े से रिस्क फैक्टर पे और थोड़ी सी प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं। किन लोगों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो नंबर 1 पे आ जाते हैं ओबेज़, यानी कि जो लोग मोटापे के शिकार हैं, ओवरवेट हैं, उनमें मैक्सिमम चांसेस हैं उनको नियर फ्यूचर जो है एज़मा का यानी कि दमा का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाते हैं चेन स्मोकर और डेड स्मोकर, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और वो चेन स्मोकर होते हैं, उनको या तो उनको लंग्स का कैंसर होने के चांसेस होती हैं या उन्हें एटलीस्ट जो है वो दमा का जो है ना इशू आना शुरू हो जाएगा, ब्रीदिंग ट्रबल का और ये सारी चीज़ें। तो उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए, फ़ौरन स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द डेंजरस बैड हैबिट।
तो इसको क्विट करना चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते या बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में भी दमे का जो है वो प्रॉब्लम देखने में आए और उनको एज़मा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा उनमें होते हैं। तो अभी हम थोड़ी सी इसकी प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन में सबसे पहले तो यही है कि जो है वो रेगुलर इसकी एक्सरसाइज की जाए। एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज जो है रिकमेंडेड है। वॉक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेरियन हो जाएँ। अब जितना आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अपने वेट को कंट्रोल में रखें, अंडर कंट्रोल इसे रखें, यानी कि आपने इसे और वेट नहीं आपने होने देना। और रेगुलर आप एक्सरसाइज करें। इसके अलावा टेंशन से आप दूर रहें, स्मोकिंग को क्विट कर दें। तो इन चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको एज़मा का प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एज़मा। अब इसमें क्या है कि जो जनरली जो किया जाता है चेस्ट के लिए, वो एक एक्सरे करवाया जाता है। उसमें उसकी कंडीशन पता चल जाती है कि लंग्स की क्या कंडीशन है और उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो वो एक जनरल जो है वो एक पिक्चर लेने के लिए, ट्रू पिक्चर लेने के लिए हम एक जो है वो एक्सरे एडवाइस करते हैं। इसके अलावा बाकी इसके 2 और टेस्ट हैं जो कि एज़मा के स्पेसिफिक टेस्ट हैं। एक उसमें आ जाता है फ़ीनो टेस्ट। फ़ीनो बेसिकली फ़ीनो मॉनिटर होता है, जिसमें क्या होता है कि यू जस्ट ब्रीद आउट इनटू ए मशीन। उसमें क्या चीज़ चेक की जाती है, दैट मेजर्स द लेवल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन योर ब्रीथ, यानी कि जो आप सांस ले रहे हैं उसमें देखा जाता है कि जो नाइट्रिक एसिड का जो लेवल है वो कितना है आपकी सांस में। तो ये बेसिकली जो एज़मा को जो है वो एनालिसिस उसके करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपको एज़मा का प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा इसका जो टेस्ट करवाया जाता है वो है स्पायरोमेट्री। इसमें क्या होता है, यू ब्लो आउट इनटू ए मशीन इन ऑर्डर टू चेक आउट दैट हाउ मच कैन यू होल्ड द ऑक्सीजन इन योर लंग्स एंड हाउ मच यू कैन ब्रीद आउट, कि आपकी ऑक्सीजन कितनी आप लंग्स में होल्ड कर सकते हैं और कितनी आप इसे ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आप में अस्थमा का कोई इशू तो नहीं है या में दमे की सिम्टम तो नहीं आ रही, तो ये चीज़ को जो इनकी वाइटल चेक है, तो इससे हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि पेशेंट को जो है वो दमे का इशू है या नहीं है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहले पे जो चेस्ट एक्सरे मैंने बताया है, ये जनरल जो एडवाइस किया जाता है। उसके बाद आपको फ़ीनो टेस्ट जो है वो जो फ़ीनो मॉनिटर के थ्रू हम करते हैं। उसके अलावा स्पायरोमेट्री जो टेस्ट है जो आपको मैंने बताया है। ये 3 जो हैं ये डायग्नोसिस के एक तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। Let's talk about the homeopathic medical treatment. In homeopathy, there are number of homeopathic medicine which are being prescribed for the treatment of asthma. डिपेंड करता है पेशेंट की जो है वो क्लिनिकल हिस्ट्री लेके, उसकी साइन एंड सिम्टम को दे के, उसकी मोडेलिटीज़ को दे के, यानी उसमें एमेलियोरेशन और उसमें एग्रावेशन, ये सारी चीज़ें दे के उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बट इन जनरल हेयर आई विल हाईलाइट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन अलॉन्ग विद 1 इनहेलर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नंबर 1 पे जो है वो ड्रॉप्स हैं, उनका नाम है ब्लाटा ओरिएंटा। ये मदर टिंचर में है, ये क्यू फॉर्मेशन में है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एज़मा। ये आपने इसकी मैं डोजेज बताता हूँ। 10 ड्रॉप्स आपने इसकी TDS लेनी है इन 20 ml वाटर में ऐड करके। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसे आप ले के 3 टाइम यूज़ करेंगे। नंबर 2 पे जो आ जाती हैं वो टैबलेट्स हैं, उनका नाम है नेट्रम सेल्फ 6x। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो कि टैबलेट फॉर्म में है। इसकी 2 टैबलेट्स आपने इसकी TDS लेनी है, 2 टैबलेट्स मॉर्निंग, 2 टैबलेट्स आफ्टरनून और 2 टैबलेट्स आपने इवनिंग लेनी है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एज़मा। और जो थर्ड पे आ जाता है वो इनहेलर है। जब आप में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी आए और उसके अलावा ब्रीदिंग ट्रबल का प्रॉब्लम आए, या रात को आप सोते सोते सफोकेशन का प्रॉब्लम आया और कफिंग हो रही है, आप उठ के बैठ गए, तो आप कोई भी अच्छी ब्रांड का इनहेलर एक रख लें और वो आप उसे दिन में 1 या 2 दफ़ा आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी जो एयरवेज जो नैरो हुए हैं वो फॉर द टाइम बीइंग वो थोड़े से एक्सपेंशन उनमें आ जाएगी, वो एक्सपेंड हो जाएंगे और आपको जो ब्रीदिंग ट्रबल है वो सिम्टम आपकी फॉर द टाइमिंग रिलीफ हो जाएगी। लेकिन साथ आपने जो मैंने आपको टैबलेट्स बताई हैं, जो आपको ड्रॉप्स बताई, ये आपने यूज़ करनी है ताकि आपका प्रॉब्लम
परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा जिससे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेडिसिन मेरी जो है लेके स्टार्ट कर दें, साथ ही जो आपके नियर बाई अवेलेबल डॉक्टर है उसके पास जाएँ, आप उन्हें अपनी साइन एंड सिम्टम बताएं और जो मेडिसिन एडवाइस करेंगे, जो टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो करवा के प्रॉपर वो उनसे ट्रीटमेंट लें। अगर आप मुझसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या मुझसे प्रॉपर अपना इशू डिस्कस करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है और आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मुझसे आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।